A very good morning and welcome back. We will continue with the subject fluid mechanics and we were discussing properties of fluids. So far we've completed all these properties. To proceed with this lecture, you should be confident about cohesion, adhesion and surface tension at least, so that this lecture is easy for you to understand. So let's begin with capillarity. कैपिलैरिटी क्या होती है? Capillarity is the phenomenon of rise and fall of the liquid level in a tube of a very fine diameter when submerged in the liquid. अब इसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं? आपके कीवर्ड्स हैं rise और fall. या तो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड का लेवल या तो राइज करेगा या फिर वो क्या करेगा, फॉल करेगा. किसमें? एक ट्यूब में. अब कैसी ट्यूब? ट्यूब का डायामीटर क्या होना चाहिए? बहुत कम. इट इज अ वेरी फाइन डायामीटर ट्यूब. हर किसी ट्यूब में कैपिलैरिटी नहीं होगी, मतलब होती तो है, एग्जिस्ट तो करती है, बट वो विजिबल नहीं होती, वो राइज और वो फॉल नहीं आप देख पाएंगे. ठीक है. तो फॉर इट टू बी विजिबल, फॉर राइज एंड फॉल टू अकर, जो डायामीटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बहुत फाइन होना चाहिए. अगर लिक्विड राइज कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी राइज. और अगर लिक्विड फॉल कर रहा है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? कैपिलरी फॉल या फिर कैपिलरी डिप्रेशन. अब कॉजेस क्या है? जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, cohesion, adhesion and surface tension are the main causes of capillarity. Very important. Cohesion, adhesion and surface tension. Factors affecting capillarity. सबसे पहले तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि डायमीटर ऑफ द ट्यूब. डायमीटर कैसा होना चाहिए? बहुत कम. इतना कम कि अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि डायमीटर 5 mm से भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. ये आप मैथमेटिकली ऑब्टेन कर सकते हो कि कितने डायमीटर के लिए. ये हमने जो 5 mm की कैप दी है, ये वाटर और ग्लास के लिए है. कोई अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड और सॉलिड सरफेस बदल देंगे तो ये डायमीटर भी चेंज हो जाएगा. स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड. स्पेसिफिक वेट क्या होता है? डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये क्या है लिक्विड की. और लास्ट है सरफेस टेंशन कितना है लिक्विड का. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में चेक देखा था कि हर लिक्विड का डिफरेंट सरफेस टेंशन है. जैसे वाटर का हमने देखा था, सिग्मा ऑफ वाटर वाज 0.073 न्यूटन पर मीटर और मर्क्यूरी का था 0.510 न्यूटन पर मीटर. तो एट द सेम टेम्परेचर, तो जैसे जैसे लिक्विड बदलता जाएगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन की वैल्यू भी क्या करती जाएगी? वेरी करती जाएगी. तो कौन सा लिक्विड है, उसकी क्या स्पेसिफिक वेट है, या सिंपली आप बोल सकते हो उसकी क्या डेंसिटी है, और जो आप ट्यूब बात कर रहे हो, जिस ट्यूब में आपने रखना है, उसका डायमीटर कितना है. तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. नेक्स्ट आते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि क्या केसेस बनते हैं नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड. अब एक और प्रॉपर्टी जिस पे डिपेंड करती है कि इन जो लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन आप यूज करें, जो भी कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं ग्लास ट्यूब एंड वाटर, ग्लास ट्यूब एंड मर्क्यूरी, वुडन ट्यूब. अगर सपोज कोई एग्जिस्ट आप बना सकते हैं इतने फाइन डायमीटर की, तो वुडन ट्यूब एंड वाटर, तो उस केस में कॉम्बिनेशन क्या हो गया? चेंज हो गया. क्लियर. प्लास्टिक ट्यूब एंड वाटर, तो ये सब इससे क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन चेंज हो जा रहा है. और जैसे ही कॉम्बिनेशन आप चेंज कर दे रहे हो, वैसे ही जो वैल्यू ऑफ कैपिलैरिटी है वो भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी. सो इट इज द म्यूचुअल प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड सरफेस. ये जो कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रही हूँ कि कौन सा लिक्विड यूज कर रहे हैं और कौन सा सॉलिड सरफेस यूज कर रहे हैं. बाय वर्च्यू ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन. फोर्सेस कौन सी? कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस. ये डिसाइड करती हैं कि जो लिक्विड है वो ड्रॉपलेट्स छोड़ेगा पीछे कि नहीं छोड़ेगा उस सॉलिड सरफेस पे. मतलब मान लीजिए कि आपका ये ग्लास सरफेस है, ये कोई हमारा ग्लास सरफेस था. इस ग्लास सरफेस में वाटर था. आपने वाटर को क्या किया? पहले आपने, ये वाटर था इस तरीके से, अब हमने क्या किया? हमने इस ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया.
जब मैंने ग्लास को टिल्ट किया तो वाटर का सरफेस क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। वाटर का सरफेस क्या हो गया, इस तरीके से। यहाँ से आप देख रहे हैं कि पानी का लेवल जो है वो डिक्रीज किया, इस पॉइंट से पानी का लेवल डिक्रीज किया। तो यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉपलेट्स मिलेंगे पानी के, दिखेंगे। आपने ये ड्रॉपलेट्स देखे हैं कि ग्लास पे अगर पानी हटा भी दें तो भी कुछ ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं पानी के। हम इन ड्रॉपलेट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो जो बोल रहा है कि कोहेजन और अडहेजन डिसाइड करेगी कि लिक्विड जो है विल लीव बिहाइंड ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉपलेट्स वो पीछे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। इसको बोलते हैं वेटिंग ऑफ सरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं, वेटिंग ऑफ सरफेस। तो हर लिक्विड ये वेटिंग ऑफ सरफेस नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं पानी की जगह इसमें क्या डाल दूं, मर्क्यूरी डाल दूं, तो मर्क्यूरी क्या करेगा, मर्क्यूरी ऐसे कोई भी ड्रॉपलेट नहीं छोड़ेगा। तो वो कैसा लिक्विड है, नॉन वेटिंग लिक्विड है। कौन से कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, मर्क्यूरी एंड ग्लास की बात हो रही है। यहाँ पे वाटर एंड ग्लास की बात हो रही थी। तो वाटर एंड ग्लास का जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा है, वेटिंग कॉम्बिनेशन है। ये क्या करेगा, पीछे ड्रॉपलेट्स छोड़ देगा। क्यों छोड़ता है, क्या रीजन है, ये हम आगे देखेंगे। बट बेसिकली आप समझ जाइए कि रीजन क्या होंगे, यही दो फोर्सेस होंगी, कोहेजन एंड अडहेजन। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला केस है जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इफ अडहेजन, जो फोर्स ऑफ अडहेजन है, इट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेजन। अडहेजन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेजन। तो इस केस में क्या होने वाला है कि जो फोर्सेस होंगी, जो पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा होंगी। तो ये क्या करने वाला है, ये हमारे सरफेस को वेट करने वाला है। तो ये किस टाइप का लिक्विड है, और लिक्विड वाटर कॉम्बिनेशन, लिक्विड सॉलिड कॉम्बिनेशन है, वेटिंग। एम आई क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, वेटिंग होगी। कैसे पता चला, जो कांटेक्ट एंगल था, जो कांटेक्ट एंगल क्या होता है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है लिक्विड और सॉलिड के सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स के साथ, जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कांटेक्ट एंगल। क्लियर। ये हर कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड के लिए क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे अगर वाटर और ग्लास है तो अलग एंगल होगा, वाटर और प्लास्टिक है तो अलग एंगल होगा, वाटर और वुड है तो अलग एंगल होगा। तो ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल। कि जो टेंजेंशियल फोर्स है और जो सरफेस है वो कितना एंगल फॉर्म करेंगे। एम आई क्लियर। तो अगर ये एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, अगर ये एंगल 90 डिग्री से कम है, तो कैसा सरफेस है, वेटिंग लिक्विड है या वेटिंग सरफेस है, वेटिंग विल अकर। क्यों, क्योंकि अडहेजन जो है वो कोहेजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अडहेजन स्ट्रॉन्गर देन कोहेजन का मतलब है कि जो लिक्विड है उसका ग्लास के साथ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रादर देन लिक्विड का अपने मॉलिक्यूल्स के साथ। मतलब पानी ज्यादा अट्रैक्टेड किसकी तरफ है, ग्लास की तरफ अट्रैक्टेड है, यानी इंस्टेड ऑफ अपने ही मॉलिक्यूल्स की तरफ। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अडहेजन इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ कोहेजन। अब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो ये टेंजेंशियल फोर्स है सरफेस टेंशन की, उसको जब हम डिवाइड करते हैं कंपोनेंट्स में, तो ये कंपोनेंट बनता है सिग्मा साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बनता है सिग्मा कॉस थीटा। और ये सिग्मा साइन थीटा तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे ये वाले कॉम्बिनेशन। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ कंपोनेंट कौन सा बचेगा, सिग्मा कॉस थीटा कंपोनेंट बचेगा। तो इनडायरेक्टली मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कॉस थीटा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। 90 डिग्री से कम एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर। अगर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज, तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे,
हम राइज एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब कैपिलरी राइज होने वाला है कैपिलरी ट्यूब में। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है, ये वाटर था, ये मैंने आपको बहुत ज्यादा डायमीटर की ट्यूब दिखाई है ताकि आप इजीली समझ सकें कि क्या हो रहा है। अदरवाइज जो ट्यूब है उसका डायमीटर क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हमने ये फ्री वाटर सरफेस था, फ्री सरफेस, इसमें आपने ट्यूब ऐड करी, ट्यूब ऐड करी तो वाटर क्या कर गया, वाटर ट्यूब में राइज कर गया इस तरीके से। क्यों राइज किया अभी देखेंगे, बट वाटर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। राइज करने का मतलब है कि जो अगर मैं दोनों इंटरकंक्लूसिव हैं कि अगर मैं थीटा बोल दूं कि 90 डिग्री से कम है तो मैं बता सकती हूँ कि राइज कर रहा है। अगर मुझे कोई बोले पानी राइज कर रहा है तो थीटा क्या होगा, मैं सिंपली बोल सकती हूँ थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो ऐसे बोल सकते हैं कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, विल द वाटर राइज और फॉल, या विल द लिक्विड राइज और फॉल, तो हम क्या बोलेंगे, लिक्विड विल राइज। और अगर वो बोल रहा है कि द लिक्विड इज राइजिंग इन अ कैपिलरी ट्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, लेस देन और ग्रेटर देन 90, तो हम क्या बोलेंगे, थीटा इज लेस देन 90। तो ये आपको समझ आना चाहिए। क्लियर। अब ये क्या करेगा, ये सरफेस ग्लास पे ड्रॉपलेट्स छोड़ देगा, ये वाटर जो है वो सरफेस पे क्या छोड़ देगा, ड्रॉपलेट्स छोड़ देगा। कैसा लिक्विड है, क्योंकि ये वेटिंग लिक्विड है, वेटिंग कॉम्बिनेशन है। क्लियर। एक और चीज जो हमें याद करनी है कि ग्लास और वाटर का जो कांटेक्ट एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। पर वाटर कैसा चाहिए उस केस में, प्योर। प्योर वाटर के केस में और ग्लास, साफ ग्लास के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है दैट इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, विच मीन्स थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज। ठीक है। तो वाटर और ग्लास के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, राइज होगा। अब इसको एक और चीज के जो आपको देखना है कि अगर पानी में कुछ इम्प्योरिटीज हैं, अगर पानी में कुछ इम्प्योरिटीज हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तब थीटा विल नॉट बी इक्वल टू 0 डिग्रीज। उस केस में आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, क्वेश्चन में फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। अगर क्वेश्चन आपको प्योरिटी ऑफ वाटर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा और थीटा भी नहीं बता रहा है, तो हम कितना अज्यूम कर लेंगे, थीटा को आप अज्यूम कर लेंगे कि इट इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। एम आई क्लियर। तो ये आपने याद करना है कि वाटर और ग्लास के कॉम्बिनेशन में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्रीज। अब देखिए इस इन लिक्विड्स का एक और चीज भी होती है, अभी हमने करा था कि थीटा क्या है, इज लेस देन 90 डिग्रीज। थीटा लेस देन 90 डिग्रीज है तो वाटर क्या कर रहा है या लिक्विड क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। ये होगी प्रॉपर्टी 1, ये होगी प्रॉपर्टी 2। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो मिनिस्कस होगा वो मिनिस्कस कैसा होगा, कॉनकेव मिनिस्कस होगा। मिनिस्कस कैसा है, कॉनकेव। तो आपको फिर से वही चीज, अगर बोले कि लिक्विड का मेनिस्कस कॉनकेव है, मुझे थीटा की वैल्यू बताओ या मुझे बताओ कि लिक्विड राइज करेगा या फॉल, तो वो क्या करेगा, राइज करेगा और थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 90 डिग्रीज होगी। एम आई क्लियर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फिर आगे देखते हैं, the rise is due to adhesive forces pulling the liquid in the upward direction। मतलब जो फोर्स ऑफ अडहेजन है, अडहेजन किसके बीच में है, अडहेजन है आपका लिक्विड और ग्लास के बीच में। तो जो फोर्सेस ऑफ अडहेजन है वो क्या कर रही हैं, फोर्सेस ऑफ अडहेजन पुल कर रही हैं किसको, वाटर को। किसको पुल कर रही हैं, वाटर को पुल कर रही है। यहाँ से उन्होंने क्या किया, एक पुल एग्जर्ट करी वाटर पे, किसने, फोर्सेस ऑफ अडहेजन ने। इन फोर्सेस की वजह से पानी क्या कर गया, राइज कर गया। एम आई क्लियर। तो पानी क्यों राइज किया, पानी इसलिए राइज किया क्योंकि उस पर क्या एक्ट करी थी, फोर्सेस ऑफ अडहेजन एक्ट करी थी। तो वो बोलता है कि द राइज इज ड्यू टू द अडहेसिव फोर्सेस पुलिंग द लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में पुल कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है। अब है कि लिक्विड कितनी हाइट तक राइज करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे एक्चुअल में क्वेश्चंस होते हैं वो यही बोलते हैं कि ये कैपिलरी राइज कितना होगा,
ये एच कैपिलरी राइज ये कितना होगा। तो हम जो भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं या जो भी हमारे को जरूरत होती है वो हमें यही जानने की जरूरत होती है कि राइस कितना होगा। तो वो बोलता है कि ये राइस इतना होगा, ये हाइट इतनी ऊपर तक जाएगी till where the weight of the risen liquid column is balanced by the upward surface tension forces। अब वो क्या बैलेंस करवा रहा है, वो वेट बैलेंस करवा रहा है। किसका, जो ये रिजन लिक्विड है, ये वाला लिक्विड जो यहाँ पे ये लिक्विड आया इस कॉलम में, ये इस लेवल से ऊपर का जो लिक्विड है, ये वाला लिक्विड, इसका जो वेट होगा वो वेट क्या बताएगा, इस लिक्विड का जो वेट है mg। ठीक है, ये जब तक कौन बैलेंस कर रहा है, ये जब तक अपवर्ड सरफेस टेंशन फोर्स बैलेंस कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तब तक लिक्विड क्या करता रहेगा, राइज करता रहेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यही लिक्विड है, ये लिक्विड का कॉलम है, ये इसका वेट mg एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ को, और ये सरफेस टेंशन की कंपोनेंट्स जो है, ये वाले कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट हो गए थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए, कौन सा बचा है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचा है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, सिग्मा कॉस थीटा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है, दैट इज mg। mg किसका है, जो रिजन लिक्विड है उसका mg है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कि कितनी वैल्यू होगी। अब देखो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ आ गया कि बेसिक कॉन्सेप्ट में मुझे क्या बैलेंस करना है, मुझे अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करना है डाउनवर्ड फोर्स से। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अपवर्ड फोर्स कितनी है, अपवर्ड फोर्स है जो भी सरफेस टेंशन की वैल्यू अपवर्ड है, कितनी है, सिग्मा कॉस थीटा। अब एक गलती जो आप कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे तो मुझे ये भी सिग्मा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो मुझे ये भी सिग्मा दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँ, सिग्मा कॉस थीटा प्लस सिग्मा कॉस थीटा, और मैं इसको क्या कर दूं, 2 सिग्मा कॉस थीटा कर दूं। ये गलती आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ट्यूब है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, ये ट्यूब है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है मतलब हर पॉइंट पे क्या एक्ट कर रहा है, सिग्मा एक्ट कर रहा है। यहाँ पे तो मुझे इस एलिवेशन में तो मुझे सिर्फ 2 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं, पर एक्चुअल में कितने सिग्मा एक्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट सिग्मास एक्ट कर रहे हैं। तो अगर मुझे टोटल अपवर्ड फोर्स निकालनी है, तो टोटल अपवर्ड फोर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे सर्कमफ्रेंस से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर फोर्स क्या देगी मुझे, हर फोर्स मुझे सिग्मा कॉस थीटा देगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और कितनी फोर्सेस लग रही हैं, जितनी ये पूरे सर्कमफ्रेंस पे आ रही हैं। तो अपवर्ड फोर्सेस क्या हो जाएंगी मेरे लिए, अपवर्ड फोर्सेस हो जाएंगी सिग्मा कॉस थीटा, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो ये हुई मेरी टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स। एम आई क्लियर, ये आप समझ गए। ये एक वन सरफेस टेंशन का कंपोनेंट था, ठीक है, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने उसको हर पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे पास क्या आ सके, टोटल अपवर्ड फोर्स आ सके। अब नेक्स्ट है हमारा डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या है, डाउनवर्ड फोर्स इज वेट। तो डाउनवर्ड फोर्स हमें समझ आ गई, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। कितना मास, कितना मास, मास उस कॉलम का जो वेट राइज किया है। अगर ये फ्री लिक्विड है और ये फ्री सरफेस है और ये आपका मेनिस्कस है यहाँ तक, तो ये इसमें वेट जो आया उसका वेट हमें लेना है। ये हाइट कितनी है, ये हाइट है h, ये हाइट कितनी है h। तो अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप कोई सिलेंडर लेते हैं, अगर आप कोई सिलेंडर लेते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, हमें ये वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है।
ये पूरा लिक्विड था, हमें ये वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। हाइट कितनी है, h। जो शेडेड एरिया है हमें उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, डाउनवर्ड फोर्स जो है, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉलम, वाटर कॉलम, वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम ऑफ हाइट h इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी, मास निकालना है ना, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूम मैंने कैलकुलेट कर दी इंटू डेंसिटी इंटू जी। एम आई क्लियर? तो क्या आया मेरे पास, मेरे पास आया डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वेर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वेर एच। तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी हो जाएगी, डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगी वॉल्यूम, सॉरी, डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगी आपकी पाई आर स्क्वेर एच इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक आ गई मेरे पास टोटल अपवर्ड फोर्स और दूसरी आ गई मेरे पास टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स अगर हम इक्वेट कर दें तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस से आया था, यहाँ से आया पाई आर स्क्वेर एच रो इंटू जी, पाई आर स्क्वेर एच रो इंटू जी। तो पाई पाई कैंसिल, एक आर यहाँ से कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 इज इक्वल टू आर एच रो इंटू जी। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे एच कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एच कैन बी रिटन एज 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। किसकी वैल्यू आ गई, एच की। तो ये मुझे क्या प्रोवाइड कर देगा, कैपिलरी राइज प्रोवाइड कर देगा। एम आई क्लियर? आपको बात समझ आई कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम पहले टोटल अपवर्ड फोर्स कैलकुलेट करें। अपवर्ड फोर्स कैसे आएगी, जो वर्टिकल कंपोनेंट है सरफेस टेंशन का उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस से। क्यों, क्योंकि ये ट्यूब कैसी है, सर्कुलर ट्यूब है। जैसे हमने पिछले केस में किया था, नीडल के केस में, अगर लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो नीडल के केस में हमने उसको मल्टीप्लाई किया था लेंथ से। क्लियर है? तो हर केस में ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बदल जाएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। नीडल के केस में कुछ और आएगा और ये ट्यूब के केस में कुछ और आएगा, इसलिए बेटर रहता है कि अगर हम किससे जाएं, कॉन्सेप्ट से जाएं। और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, जो हाइट है, जो ये वेट है, उसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है, उसको सरफेस टेंशन स्टेबलाइज कर रही है। weight of the column is being stabilized or is being balanced by surface tension. This is the most important concept of capillarity which we can understand. Clear? तो ये तो सिर्फ डेरिवेशन है आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे भी वही किया है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी। पाई पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आपके पास क्या आ गया है, एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। क्योंकि हमें क्वेश्चन में जनरली डायामीटर के फॉर्म में गिवन होता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि फॉर्मूला भी हम किस में कर लें, डायामीटर में कर लें। तो अगर मैं रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, d/2, d/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो कैपिलैरिटी क्या हो गई हमारे पास, h इज इक्वल टू, राइज क्या हो गया, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। कुछ बुक्स में आपका ये रो जी को रिप्लेस करके क्या लिख दिया है, w। w क्या है, स्पेसिफिक वेट।
स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी। क्लियर। तो वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से प्रेफरेबल है। मुझे ये वाला रो जी डी यूज करना प्रेफरेबल लगता है, आप डब्ल्यू डी भी यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एच क्या है, कैपिलरी राइज, सिग्मा इज सरफेस टेंशन, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, आर इज द रेडियस, डी इज द डायमीटर एंड रो इज द डेंसिटी। यूनिट्स क्या होंगे राइज के, कैपिलरी राइज के यूनिट्स क्या होंगे, लेंथ के यूनिट्स, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। क्लियर। तो ये तो हो गया केस 1। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या हो रहा है, जो कोहेजन है, फोर्स ऑफ कोहेजन इज मच ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अडहेजन। फोर्स ऑफ कोहेजन इज मच ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अडहेजन। तो इस केस में कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। पहला पॉइंट, ठीक है। ये कैसा होगा, नॉन वेटिंग लिक्विड, मतलब ये लिक्विड जो है ये अपने ग्लास सरफेस पे या जिस भी सॉलिड सरफेस पे कोई ड्रॉपलेट्स नहीं छोड़ेगा पीछे, ठीक है। तो नो ड्रॉपलेट्स, जैसे वाटर छोड़ रहा था। नेक्स्ट है कि क्योंकि आपका अपवर्ड फोर्स अभी भी वही रहेगी, कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा ही रहेगा अपवर्ड कंपोनेंट। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इट इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। एच नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले में अगर आप देखो कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव डालूंगी तो मेरे पास रिजल्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, डिप्रेस कर रहा है। एम आई क्लियर। तो थर्ड पॉइंट आपका हो गया ये। फोर्थ पॉइंट होगा कि इस केस में आपका जो मेनिस्कस है उसकी शेप क्या होगी, कॉन्वेक्स शेप होगी। तो जो ग्लास है वो कितना कांटेक्ट एंगल बना रहा है, 128 डिग्रीज का कांटेक्ट एंगल बना रहा है, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। तो मेनिस्कस भी कैसा आ रहा है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड है वो डिप्रेस हो गया है, वो नीचे आ गया है। कितने अमाउंट से नीचे आ गया है, एच अमाउंट से नीचे आ गया, मतलब लिक्विड इस तरीके से मूवमेंट करी होगी, बाहर को निकला होगा। क्लियर। तो लिक्विड ने कहाँ को मूव किया होगा, बाहर को मूव किया होगा। तो अब ये जो ये लिक्विड बाहर को मूव कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, जो फोर्स ऑफ कोहेजन है, जो फोर्स ऑफ कोहेजन है दैट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अडहेजन। फोर्स ऑफ कोहेजन मतलब इसको अपने सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स, जैसे अगर कोई मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी को अपने टाइप के पार्टिकल्स ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो वो ग्लास के साथ बॉन्ड, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्लास के साथ वो वीक है, और जो अपने पार्टिकल्स, मर्क्यूरी के पार्टिकल्स के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। तो इस केस में इट विल बी अ नॉन वेटिंग लिक्विड, पीछे ड्रॉपलेट्स नहीं छोड़ेगा, नो ड्रॉपलेट्स बिहाइंड ऑन द सर्फेस। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। तो ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो हाई फोर्स ऑफ कोहेजन है वांट्स द सरफेस टू हैव अ मिनिमम कांटेक्ट एरिया। कांटेक्ट एरिया कम होने के लिए वो क्या कर रहा है, वो उसको मेनिस्कस कैसा दे रहा है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस दे रहा है, कांटेक्ट एरिया को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमम कांटेक्ट एरिया देने के लिए। तो वो बोलता है कि जो मेनिस्कस है वो डिप कर जाता है, दिख रहा है हमें कि वो क्या कर गया है, फॉल कर गया है मेनिस्कस। ये मेनिस्कस था, मेनिस्कस फॉल कर गया है फ्री सरफेस से, यहाँ पे होना चाहिए था पर वो क्या कर गया है, फॉल कर गया है। Till which the weight of the fluid above the meniscus up to the free surface of the liquid is equated by the surface tension। मतलब कि जो यहाँ पे लिक्विड का वेट आना था उस वेट को आपने किसके साथ इक्वेट करना है, आपने डाउनवर्ड सरफेस टेंशन के साथ इक्वेट करना है, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के साथ आप उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो वो जो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन आएगी उसको जब आप वेट के साथ इक्वेट करेंगे वो क्या बता देगा आपको कि इस वजह से वो क्या करा, डिप्रेस करा। क्योंकि नेट फोर्स कहाँ से कितनी लग रही थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, लिक्विड को डिप्रेस कर दिया, लिक्विड को फॉल करवा दिया।
क्लियर। तो अगेन इक्वेशन वही रहेगी, सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, विच विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये आई एम सॉरी यहाँ पे एच होना चाहिए था, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। तो अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन वही रही, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, सिर्फ डिफरेंस आएगा कॉस थीटा में। इस केस में कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो आपको ये आंसर्स कैसे मिलेंगे, ये आंसर आपको मिलेगा नेगेटिव टर्म्स में। मान लीजिए कि ये सारा कैलकुलेशन होती है और आपको आता है 10 mm, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ रहा होगा -10 mm। तो ये माइनस क्या इंडिकेट करेगा, ये माइनस इंडिकेट करेगा कि जो मेनिस्कस है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। और आप उसको कंफर्म कर सकते हैं इन चीजों से कि अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज तो आपका मेनिस्कस क्या करना चाहिए, फॉल करना चाहिए। क्लियर। ये चीज आपको याद करनी है कि मर्क्यूरी और ग्लास के कॉम्बिनेशन के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 128 डिग्रीज। कई बार हम क्वेश्चंस में इसको 130 डिग्रीज भी ले लेते हैं ईज के लिए, आपके ऊपर है आपने कितनी वैल्यू लेनी है, प्रेफरेबली आप 128 डिग्रीज लीजिए क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा। यूनिट्स, अगेन हाइट के यूनिट्स क्या होंगे, लेंथ वाले यूनिट्स मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सो होपफुली आपको ये सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी समझ आ गया है। You should go through this video twice, and in the next lecture we will be discussing numericals based on them. Thank you.